Good morning, students. I welcome you all to CATG's online class. Today we are starting a new chapter called Surface Chemistry. बच्चों, सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग केमिस्ट्री के ऐसे फिनोमेना के बारे में पढ़ते हैं जो किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर होता है। जैसे इस बोर्ड के सरफेस पर इंक चिपक गया है, देख रहे हो? जब तुम बोर्ड को काट करके देखोगे ना कि बोर्ड का जो अंदर वाला पोर्शन है उस पर तुम्हें ये इंक दिखाई नहीं देगा। ये इंक इस बोर्ड के सरफेस पर है। ऐसे कई सारे घटना हम लोग देखते हैं जो सरफेस पर होता है। जैसे ये पेंट है ना, इस वॉल में जो पेंट किया हुआ है, अच्छा तुम्हें वॉल दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन अपने घरों में जहाँ पर तुम बैठ करके ये वीडियो देख रहे हो वहाँ के आसपास के वॉल को देखो तो वॉल पर भी पेंट लगा हुआ है। तो वो जो पेंटिंग का काम हुआ है वो सरफेस पर हुआ है। जब तुम वॉल को काट करके देखोगे बीच में तो वहाँ पर पेंट दिखाई नहीं देगा। तो आज ऐसे ही हम लोग कुछ घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे जो सरफेस पर होता है, और इन घटनाओं को जिस चैप्टर के अंदर पढ़ना है उस चैप्टर को बोलते हैं सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, चलो अब हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लोग 3 कंटेनर लेते हैं। ये तीनों कंटेनर में एक सॉलिड, वो सॉलिड गोल हो, स्फेरिकल हो, नहीं हो, इससे कोई मतलब नहीं है। तीनों कंटेनर में एक ऑब्जेक्ट हम लोग ले लेते हैं, एक सॉलिड ले लेते हैं, रख देते हैं। ठीक है, ये इसमें भी हमने एक सॉलिड रख दिया है। कोई दिक्कत बच्चों? अब हम इन सॉलिड्स को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। अच्छा, ऐसे देखोगे दिखाई तो नहीं देगा, पर हम अपने नॉलेज से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है। ठीक है ना? नॉलेज से इन चीज़ों को ऑब्जर्व करने का मतलब क्या है? मतलब है कि जब तुम एक सॉलिड यहां पर रख दिए हो और इस रूम में गैस तो होगा ही, वो तो हर जगह अवेलेबल है, एयर, तो क्या हो रहा होगा? जैसे जो गैस के मॉलिक्यूल रूम में घूम रहे हैं उनमें से कई सारे मॉलिक्यूल टकराते होंगे आकर के इसके सरफेस से, टकराते होंगे, और ऐसा लाइकली है, ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे मॉलिक्यूल टकराकर सरफेस पर ही चिपक जाते होंगे, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, कोई दिक्कत? हर एक कंटेनर में ऐसा हो रहा होगा। अच्छा, इसमें से कुछ मॉलिक्यूल ऐसे भी होते होंगे, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल बड़े छोटे हैं ना, तो कुछ मॉलिक्यूल, तुम्हें पता है कि कोई भी सॉलिड है, ये मान लो एक सॉलिड है, तो उसके 2 पार्टिकल के बीच में थोड़ा सा जगह खाली होता है, जिसको तुम लोग बचपन के क्लास में पढ़े हो, जिसको बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस। तो ये जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, कुछ एयर के मॉलिक्यूल हो सकता है इस इंटर पार्टिकल स्पेस में इंटर करके सॉलिड के अंदर भी चले जाते होंगे, ऐसा भी लाइकली पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? अब तुम बोलोगे क्या गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर चिपकते हैं क्या? तो हाँ, ये चिपकते हैं। इसका क्या प्रूफ है? ये जो सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल चिपक गए हैं, इसका एक सिंपल प्रूफ है कि एक रूम के अंदर अगर वाटर का वेपर छोड़ दिया जाए, वाटर वेपर मतलब जो, अच्छा वाटर को गर्म करते हो ना, जो गैस बनता है उसी को वाटर वेपर बोलते हैं। तो एक रूम के अंदर अगर वाटर वेपर को छोड़ दिया जाए
और उस रूम में, जैसे इसी रूम में वाटर वेपर को अगर छोड़ दिया जाए तो थोड़ी देर के बाद तुम क्या करो, बस वॉल पर ऐसे टच करो, तो ऐसे टच करोगे ना तो तुम्हें दिखाई देगा तुम्हारे हाथ में वाटर लग जाएगा, हाथ भीग जाएगा तुम्हारा। इसका मतलब वाटर के जो वेपर मॉलिक्यूल्स है ना, यानी वो भी तो गैस है ना, वो गैस इस सरफेस पर चिपक रहा था, है कि नहीं। तो गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर अट्रैक्ट होकर के आके चिपकते हैं, कुछ मॉलिक्यूल सरफेस के अंदर भी चले जाते हैं। अब ये घटना 3 तरीके से हो सकता है, या इसके 3 अलग अलग फीचर्स, अलग अलग विशेषता तुम्हें दिखाई दे सकता है। एक तो ये कि लगभग जितना मॉलिक्यूल सरफेस पर है, जितना कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का सरफेस पर है, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन मॉलिक्यूल का सरफेस के अंदर भी रहे। सरफेस के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं बल्क सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये हो गया सरफेस, और इसके अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं बल्क। कोई दिक्कत? तो सरफेस के अंदर वाले पार्ट को बोलते हैं बल्क। तो 3 तरीके का ऑब्जर्वेशन तुम कर पाओगे। एक तो ये कि जितना कॉन्सेंट्रेशन तुम्हें गैस के मॉलिक्यूल का सरफेस पर दिखाई देगा, उतना ही कॉन्सेंट्रेशन सरफेस के अंदर भी दिखाई देगा। एक ये केस हो सकता है। दूसरा केस हो सकता है कि सरफेस पर मॉलिक्यूल का संख्या ज्यादा मिल सकता है तुम्हें, और अंदर में मॉलिक्यूल का संख्या कम मिल सकता है कि नहीं। जैसे यहां देखो, सरफेस पर बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल है और अंदर में कम मॉलिक्यूल है, काफी कम मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक ये केस मिल सकता है कि सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल और अंदर में कम मॉलिक्यूल। एक और केस मिल सकता है तुम्हें कि अंदर में ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं और सरफेस पर बहुत कम मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है बच्चों, सरफेस पर कहीं कहीं कुछ कुछ मॉलिक्यूल है, ज्यादातर मॉलिक्यूल सरफेस पर नहीं है। तो ये 3 ही केस हो सकता है। एक केस कि सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल, अंदर में कम मॉलिक्यूल। दूसरा, अंदर में ज्यादा मॉलिक्यूल, सरफेस पे कम मॉलिक्यूल। और तीसरा, हर जगह लगभग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है मॉलिक्यूल्स का। अच्छा, ऐसा होने का कारण क्या है, वो हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग बात करेंगे इस 3 के अलावा और कोई केसेस पॉसिबल नहीं है। हाँ, ऑफ कोर्स, अगर ये सॉलिड, ये जो अंदर में स्फेरिकल सॉलिड लिए हो ना, ये तीनों सेम सॉलिड है, तो सेम सॉलिड में तुम्हें अलग अलग घटना दिखाई नहीं देगा, तुम्हें उसके लिए अलग अलग सॉलिड लेना पड़ेगा। कोई एक सॉलिड ऐसा होगा जिसमें सरफेस और बल्क में बराबर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा गैस के मॉलिक्यूल्स का। एक दूसरे टाइप का सॉलिड होगा, ठीक है ना, किसी दूसरे सब्सटेंस का सॉलिड होगा जिसमें सरफेस पर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, अंदर में कम मॉलिक्यूल होंगे। और एक तीसरे टाइप के सब्सटेंस का प्रॉपर्टीज ये होगा कि उसमें अंदर में ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे बल्क में, और सरफेस पर कम मॉलिक्यूल होंगे। तो मॉलिक्यूल का ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है सरफेस वर्सेस बल्क, इसके आधार पर इस 3 घटना को अलग अलग नाम देते हैं। ये वाले घटना को बोलते हैं जॉर्प्सन, SORPTION। ये वाले घटना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, और ये वाले घटना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, इसको बोलते हैं जॉर्प्शन, इस घटना को बोलते हैं एडजॉर्प्शन, इस घटना को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन, PTION। जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में थोड़ा सा लिख लोगे। इसमें लिखोगे जॉर्प्शन में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन,
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस molecule, uniform distribution of gas molecule on surface and bulk, surface and bulk, uniform distribution of gas molecule on surface and bulk. ये कहाँ पे लिखोगे? absorption में लिखोगे। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑन सरफेस एंड बल्क। एडजॉर्प्शन में लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल सरफेस ग्रेटर देन बल्क, सरफेस ग्रेटर देन बल्क। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल सरफेस ग्रेटर देन बल्क, सरफेस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है गैस के मॉलिक्यूल का, बल्क में कम है। और यहाँ पर लिखोगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल बल्क ग्रेटर देन सरफेस, बल्क ग्रेटर देन सरफेस। ठीक है बच्चों, ये जल्दी से नोट डाउन कर लो। ये नोट डाउन कर लोगे तब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों ये जो 3 घटना था, अब इस 3 घटना में एक घटना को पहले हम लोग उठाते हैं और उसको डिटेल में पढ़ डालते हैं। तो उसमें से 3 में से एक घटना था एडजॉर्प्शन। पहले इसको पढ़ लिया जाए, एडजॉर्प्शन। तो डायग्राम तो तुम्हें याद है एडजॉर्प्शन का। इधर हम साइड में डायग्राम बना देते हैं ताकि तुम्हें ध्यान रहे। एक सॉलिड लिए थे, सॉलिड के सरफेस पर गैस के मॉलिक्यूल का संख्या बहुत ज़्यादा था और सॉलिड के बल्क में गैस के मॉलिक्यूल का संख्या कम था। इसको एक कंटेनर में डाल देते हैं। ठीक है ना, ये तुम्हारा जो है डायग्राम है एडजॉर्प्शन का। तो एडजॉर्प्शन होता क्यों है, इस पर एक एक करके क्या है, क्यों होता है, कैसे होता है, इन सब पर चर्चा की जाए। तो पहले डेफिनेशन लिख लो, एडजॉर्प्शन है क्या। लिखोगे डेफिनेशन, इट इज द फेनोमेना ऑफ, इट इज द फेनोमेना ऑफ attracting and retaining, attracting and retaining, attract करना और अपने पास रख लेना, attracting and retaining the molecules of a substance, molecules of a substance, जनरली ये सब्सटेंस गैस होता है। ठीक है ना, attracting and retaining the molecules of a substance by surface of solid और लिक्विड, सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। कोई भी सॉलिड है या फिर कोई लिक्विड भी, कभी कभी लिक्विड के लेयर के ऊपर, लिक्विड के सरफेस के ऊपर भी गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो चिपके हुए होते हैं। वो हमें दिखाई देता नहीं है क्योंकि हम उतने छोटे ऑब्जेक्ट्स को, छोटे मॉलिक्यूल्स को देख नहीं पाते हैं। तो किसी सॉलिड या लिक्विड के सरफेस के द्वारा एक दूसरा सब्सटेंस जो कि जनरली गैस होता है, गैस के मॉलिक्यूल्स का अट्रैक्ट हो जाना, या सॉलिड के द्वारा, लिक्विड के द्वारा गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करके
अपने सरफेस पर जोड़ के रख लेना, अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग। ठीक है बच्चों, तो ये है तुम्हारा एडजॉर्प्शन। इसमें हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस पर अट्रैक्ट करना। हाँ, ये जरूर होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल सरफेस पर आएंगे तो थोड़े बहुत मॉलिक्यूल अंदर भी चले ही जाएंगे। तो हम लोग बात कर रहे हैं सरफेस पर। ज्यादातर मॉलिक्यूल कहां पर आए हैं? सरफेस पर आए हैं। ये घटना कहलाता है एडजॉर्प्शन। इससे रिलेटेड एक टर्म है एडजॉर्बेंट। ये जो एडजॉर्प्शन हुआ है, जिस सॉलिड के सरफेस पर एडजॉर्प्शन हुआ है, जिस सॉलिड ने गैस के मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट किया है अपने ऊपर, वो कहलाता है एडजॉर्बेंट। सब्सटेंस जो कि सॉलिड या लिक्विड होगा, सॉलिड या फिर लिक्विड, सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड which attracts other substance on its surface, other substance on its surface, जो अपने सरफेस पर दूसरे सब्सटेंस को खींच करके जोड़ लेता है, वो कहलाता है एडजॉर्बेंट। तुम बोलोगे कि गैस के सरफेस पर एडजॉर्प्शन नहीं हो सकता है क्या? आप सॉलिड या लिक्विड के सरफेस की ही बात क्यों कर रहे हैं? बताओ क्या आंसर होगा इसका? तुम में से कई लोग इसका आंसर ढूंढ भी लिए होंगे। इसका आंसर है कि गैस के पास सरफेस ही नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया एडजॉर्बेंट। और एक टर्म होता है एडजॉर्बेट। एडजॉर्बेट, ये एडजॉर्बेट क्या है? एडजॉर्बेट है सब्सटेंस विच गेट्स एडजॉर्ब्ड, सब्सटेंस विच गेट एडजॉर्ब्ड। ऐसा सब्सटेंस जो एडजॉर्ब हो जाता है वो है, उसको बोलते हैं एडजॉर्बेट। ठीक है, चलो थोड़ा सा और बात किया जाए इस पर। ये डेफिनेशंस वगैरह हम मिटा दे रहे हैं, फिर इसके आगे की बात करेंगे। तुम लोग नोट डाउन कर लो इसको। तो बच्चों, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं हम लोग एडजॉर्प्शन का, जिसको तुम लोग घरों में ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ठीक है ना, जैसे चारकोल के बारे में सुना है? चारकोल, चारकोल क्या होता है? देखो इसके नाम में एक वर्ड लगा हुआ है कोल। ये कोयला जैसा दिखता है पर ये कोयला नहीं है। चारकोल बोलते हैं, जैसे लकड़ी है ना, सूखा लकड़ी है, कच्चा लकड़ी भी ले सकते हो, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा चारकोल बनाने में। सूखा लकड़ी ले लो और लकड़ी को एक शीशे के बर्तन के अंदर रख के, एक शीशे का बर्तन है और इसके अंदर तुमने मान लो लकड़ी का एक टुकड़ा ले लिया है, इसके अंदर रख दिया तुमने और इसको तुमने गर्म करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है ना, ध्यान रहे कि ऑक्सीजन नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लकड़ी ज्वलनशील होता है ना, तो अगर तुम ऑक्सीजन इसके अंदर एंटर कर गया तो लकड़ी जल जाएगा। तुम्हें करना है गर्म, इसको खूब गर्म करोगे तो क्या होगा, इस लकड़ी के अंदर जो गैसेस वगैरह होंगे ना, जो वाटर वेपर वगैरह होगा, जो गैसेस होंगे, सब कुछ उड़ जाता है, मैक्सिमम कार्बन बच जाता है। तुमने सुना है ना, कार्बन मतलब जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं ना, जो जीवित चीज होते हैं, उसमें कार्बन बहुत ज़्यादा होता है। कार्बन से ही मेनली वो बना होता है। या फिर तुम बोल सकते हो कि कार्बन का जो मेन सोर्स है इस दुनिया में वो लिविंग थिंग है। इसीलिए कार्बन कंपाउंड को ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बोलते हैं। ऑर्गेनिक मतलब ऐसा कंपाउंड जो लाइफ से आया है, लाइफ फॉर्म से आया है, लिविंग चीज़ों से आया है। तो
होता क्या है कि जब इसको बहुत गर्म करोगे, काफ़ी देर तक गर्म करना पड़ता है, तो इससे जितना भी कार्बन के अलावा जो भी गैस वगैरह होता है लकड़ी के अंदर सब बाहर निकल जाता है, सिर्फ कार्बन टाइप का बच जाता है। और सिर्फ कार्बन अगर कहीं पर है तो तुमको ब्लैक दिखेगा, जैसे कोयला ब्लैक होता है। ग्रेफाइट देखे हो, ग्रेफाइट भी ब्लैक होता है। ऑफ कोर्स डायमंड भी सिर्फ कार्बन है पर वो ब्लैक नहीं होता है, पर हम जनरल बात कर रहे हैं। ज़्यादातर केस में अगर सिर्फ कार्बन कहीं पर है तो ब्लैकिश दिखेगा तुमको। तो वैसे ही ये लकड़ी को ऐसा गर्म करते रहोगे तो ये ब्लैकिश हो जाता है, जो चारकोल कहलाता है। तो ये जो चारकोल होता है ना, ये बहुत अच्छा एड्जॉर्बेंट होता है, गुड एड्जॉर्बेंट। ठीक है, ये बहुत चीज़ों को अपने सरफेस के ऊपर एड्जॉर्ब कर लेता है। जैसे तुम्हें एग्जांपल बताते हैं कि देखो एक बात और यहाँ पर कि चारकोल जब एड्जॉर्ब करेगा तो एड्जॉर्ब तो अपने सरफेस एरिया पर करता है। तो जैसे मान लो तुमने एक इतना बड़ा चारकोल ले लिया, ठीक है ना, तो इसका सरफेस एरिया कितना है? तो ये मान लो एक क्यूब है तुम्हारा, क्यूब जैसा है। तो क्यूब का जो लेंथ है, जो एज लेंथ है, वो मान लो ए है। तो सरफेस एरिया कितना हो गया? इस क्यूब के एज लेंथ ए है। अगर क्यूब बना ही दें तुम लोग, अगर देखना चाहते हो देख लो, ये क्यूब है जिसका एज लेंथ ए है, और ये क्यूब जैसा देखने में एक चारकोल है तुम्हारे पास। इसका एज लेंथ ए है तो सरफेस एरिया हो गया, देखो एक एरिया का, एक सरफेस का एरिया हो गया ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर, और ऐसे 6 सरफेस होते हैं तो टोटल एरिया हो गया 6a स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब इस क्यूब को तुम 2 पार्ट में कट कर दो, कोई दिक्कत? तो जैसे, तो ये देखो, ये मान लो यही एक क्यूब है, हालांकि ये है क्यूबॉइड, लेकिन हम इसको क्यूब मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये एक क्यूब है, इसका सरफेस एरिया है, देखो ये 6 सरफेस है। अब क्या करो, तुम इसको बीच से कट कर दो, यहां से कट कर दिया। जब तुम बीच से कट करोगे तो ये जो बीच में देखो, यहां से जब तुमने कट किया ना, यहां से जब तुमने कट किया है तो ये 2 पार्ट अलग अलग हो जाएगा। तो बीच में 2 नया एरिया क्रिएट हो जाएगा। यहां से जो कट करोगे, एक एरिया इस पार्ट के साथ चला जाएगा, एक एरिया उस पार्ट के साथ चला जाएगा। तो पुराना जितना एरिया था वो तो है ही, कट किए तो थोड़ा सा एरिया बढ़ गया। अब तुम सोचो कि जो कट किया हुआ पार्ट उसको फिर से कट कर दो, फिर से एरिया बढ़ जाएगा। और ऐसे तुम करते करते अगर तुम बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ दोगे तो एरिया बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब एक और बात बताते हैं तुम्हें। जैसे मान लो ये एक सरफेस है, इतना लंबा एक सरफेस है, जैसे यही है मान लो, इसके एक सरफेस को हम दिखा रहे हैं तुमको, ठीक है ना। इसके एक सरफेस को यहाँ से यहाँ तक हमने तुम्हें दिखा दिया, ये एक सरफेस तुम्हें दिखाई दे रहा है। अब तुम सोचो यही सरफेस अगर प्लेन हो और यही जो सरफेस है, इतना ही बड़ा सरफेस को हम क्या करते हैं, इस पे कट करके ऐसा बनाते हैं, देखो ऐसा, प्लेन नहीं, इसको रुखड़ा बना देते हैं हम। कोई दिक्कत? तो देखो इसको ऐसा बना दे रहे हैं हम, इतना ही बड़ा सरफेस को हम ऐसे बना दे रहे हैं। तो अब बताओ कि इतना ही बड़ा सरफेस इधर भी है, एरिया किधर ज़्यादा है? इधर ज़्यादा एरिया है या इधर ज़्यादा एरिया है? तो राइट साइड में ज़्यादा एरिया है। कोई दिक्कत? तो चारकोल को पहले बहुत छोटा छोटा कर लो, फाइनली डिवाइडेड, फाइनली मतलब एकदम फाइन पार्टिकल, छोटे छोटे कर लो। इसको हम मिटा दे रहे हैं, ये बताने के बस एक ही उद्देश्य था कि पार्टिकल को छोटा करने से सरफेस एरिया बढ़ता है। तो फाइनली डिवाइडेड, फाइनली मतलब फाइनली नहीं, फाइनली, फाइन मतलब छोटे छोटे, फाइनली डिवाइडेड एंड एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड मतलब छोटे छोटे कर दो और उसके सरफेस एरिया को रफ बना दो, प्लेन मत रहने दो।
तो फाइनली डिवाइडेड एंड एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्ब्स a very good amount of gases like NH3 गैस, क्या नाम है इसका बताओ तो? अमोनिया, SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, Cl2 एटसेट्रा, फॉस्जीन गैस होता है ना PH3, ये सब भी गैस। एक और गैस लिख देते हैं PH3, NH3 की जैसा ही PH3। तो ऐसे कई सारे गैसेस हैं जिसके बहुत ज़्यादा अमाउंट को एक्टिवेटेड चारकोल है वो अपने सरफेस पर एड्सॉर्ब कर लेता है। इसीलिए किसी कंटेनर में किसी जगह पे अगर क्लोरीन गैस, जो कि बहुत टॉक्सिक होता है, तुमने सुना होगा, बहुत जहरीला होता है, तो क्लोरीन गैस अगर किसी जगह पे छोटे से जगह में लीक हो गया है तो उस छोटे से जगह में एक्टिवेटेड चारकोल का ढेर सारा अमाउंट अगर रख दिया जाए तो वो क्लोरीन गैस को अपने ऊपर एड्सॉर्ब कर लेता है। तो उससे क्लोरीन गैस के हार्मफुल इफेक्ट से बचा जा सकता है। तो एक्टिवेटेड चारकोल बहुत सारे गैसेस को अपने ऊपर एड्सॉर्ब करता है। कई बार तुम देखोगे कि एक कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जैसे एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन में कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। सॉल्यूशन मतलब एक सॉल्वेंट होगा, वाटर होगा या कोई और सॉल्वेंट होगा, और इसमें ढेर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिसमें कुछ कंपाउंड्स कलर्ड हैं। तो जो कंपाउंड्स कलर्ड हैं उसको हम डार्क सर्कल बना देते हैं, तो ये कलर्ड कंपाउंड्स है, ठीक है ना। कुछ कंपाउंड कलर्ड नहीं है। तो कई बार होता है कि ये जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ना, ये कई सारे कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को, कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड, अच्छा कलर्ड कंपाउंड को बोलते हैं डाई, DYE, मरने वाला डाई नहीं, कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम बोलते हैं डाई। तो जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है ना, वो कई सारे कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी अपने ऊपर एड्सॉर्ब करता है, ठीक है ना। अच्छा, बहुत सारे कंपाउंड ऐसे भी हैं जो कलर्ड नहीं है, उसको भी एड्सॉर्ब कर लेता है, लेकिन कलर्ड को भी एड्सॉर्ब करता है। तो जब कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक्टिवेटेड चारकोल एड्सॉर्ब करता है, तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम्हें दिखाई देगा इस सॉल्यूशन में पहले कलर था और बाद में ये सॉल्यूशन डिस्कलर हो गया, ठीक है ना। तो ये भी काम कौन करता है? एक्टिवेटेड चारकोल। लिख लो, एक्टिवेटेड चारकोल ऑल्सो एड्सॉर्ब्स colored organic compounds. Activated charcoal also absorbs colored organic compound. और ये सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन में अगर तुम एक्टिवेटेड चारकोल डाल दो तो कलर्ड कंपाउंड को ये एब्जॉर्ब कर लेगा और सॉल्यूशन रह जाएगा कलरलेस। ऐसा नहीं कि सिर्फ कलर्ड को ही, कई बार देखो, पहली बात तो ये समझना है कि कोई भी जो एड्सॉर्बेंट है, जैसे चारकोल ही है, वो ऐसा नहीं कि दुनिया के हर एक चीज को एड्सॉर्ब कर लेगा। हाँ, ये भी हो सकता है कि वो 5, 10, 15, 20 चीजों को भी एड्सॉर्ब कर सकता है, कोई सब्सटेंस 1-2 चीजों को एड्सॉर्ब कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि दुनिया के हर एक चीज को हर एक सॉलिड एड्सॉर्ब कर ही लेगा, ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे तुम देखते हो ना, जो कमल होता है, लोटस के पेटल्स पर, कमल के जो पंखुड़ी होते हैं उस पर पानी एड्सॉर्ब नहीं होता है, वाटर एड्सॉर्ब नहीं होता है, लेकिन लकड़ी वगैरह के सरफेस पर पानी एड्सॉर्ब हो जाता है। यानी कि अगर तुम लकड़ी पे पानी डालोगे ना, लकड़ी भीग जाता है, उसके जो सरफेस होते हैं। अच्छा, ये तो है ना, ये तो थोड़ा सा बहुत प्लेन सरफेस है, इसीलिए यहाँ पर पानी एड्सॉर्ब होता हुआ नहीं दिखेगा, पर अगर रफ सरफेस हो किसी लकड़ी का
तो उस पर पानी डालोगे तो एब्जॉर्ब हो जाता है, चिपक जाता है। लोटस पेटल्स पे नहीं होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि दुनिया का हर एक सॉलिड हर एक चीज़ को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर ही ले। हर एक सॉलिड का अपना अपना खासियत होता है। तो वैसे ही चारकोल का भी अपना अपना खासियत होता है। ये ज़्यादातर कलर्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड को अपने ऊपर एब्जॉर्ब कर लेता है। कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जो अनकलर्ड है, जिसके पास कलर नहीं है, फिर भी एब्जॉर्ब करता है, जैसे एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड is also adsorbed by activated charcoal। एक्टिवेटेड चारकोल, देखो चारकोल एक्टिवेटेड लोगे तो ज़्यादा अमाउंट एब्जॉर्ब होगा, एक्टिवेटेड नहीं भी लोगे तो कुछ ना कुछ अमाउंट तो एब्जॉर्ब होगा ही। ठीक है बच्चों, तो आज हमने पढ़ा है अभी जो एड्जॉर्प्शन फेनोमेना था उसके बारे में। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में। आगे पढ़ना है हमें एब्जॉर्प्शन के बारे में, और फिर दोनों को एक बार कंपेयर करेंगे।